Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? I am Nosheen Savar, your physics instructor. So today we will discuss about numerical problems of unit number 1. So in our last lecture we discussed about 1.1, 1.2, 1.3 till 1.4. So from today in this lecture we will complete our exercise of unit number 1. Okay, so 1.5, 1.6, 1.7, 8 till 1.10. Okay, so let's start. 1.5 न्यूमेरिकल में बच्चों आप देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है कि राइट फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. इफ़ वी टॉक अबाउट 1.4 तो उसमें भी क्या उन्होंने लिखा हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था री राइट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे हमने एक जो सी पार्ट है उसको किलो के साथ भी रिजॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे उसी तरह जैसे 1.4 सॉल्व किया था उसी तरह 1.5 सॉल्व करेंगे. इट्स रियली इजी. इफ़ यू हैव कंप्लीटेड 1.4 न्यूमेरिकल then you can do it in a easy way. So what is the solution of 6400? So 6400 किलोमीटर. अब बच्चों इसमें हमें किलोमीटर और इनको चेंज नहीं करना, जस्ट हमने क्या करना है, ये हमें वैल्यू गिवन है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है. अगर ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है, तो डेसिमल पॉइंट इसके एंड में होता है. सो डेसिमल पॉइंट मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा. सो वी कैन अंडरस्टैंड डेसिमल पॉइंट लाइज एट द एंड ऑफ द वैल्यू. सो द वैल्यू इज 64. इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो. 6400 किलोमीटर. सो इसमें आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो हम समझ लें कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है. हम इसको मूव करवाएंगे यहाँ तक. जब बच्चों आपको रूल याद होगा, हम राइट से लेफ़्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं तो 10 की पावर क्या आती है बच्चों, पॉजिटिव. लेकिन अगर उल्टा काम कराते हैं कि लेफ़्ट से हम उसको राइट की तरफ मूव कराएंगे डेसिमल पॉइंट को तो 10 की पावर आएगी नेगेटिव. चलिए अब इसको अप्लाई कर लेते हैं. 6.4 इंटू 10 पावर 3 क्यों, 1 2 3 3 वैल्यूज़ है ना, 3 वैल्यूज़ इसने क्रॉस की, किलोमीटर्स. सो दिस इज़ आवर आंसर. अगर हम ये ज़ीरो ना भी लिखें तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता. तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ 6.4 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर. बस इससे आगे आपने सॉल्व नहीं करना 1.5 में, ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया. अब जो नेक्स्ट देखते हैं 38. व्हाट इज़ दिस, दिस इज 38 एंड 0000. इसको कैसे करेंगे, 3,80,000. इसको हम बच्चों इस तरह कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वेयर इट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द वैल्यू. सो जस्ट टेक इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. यू जस्ट पुट 3.80 हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. 10 की पावर हम कितनी लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 वैल्यूज़ क्रॉस की हैं. 10 की पावर 5. और बच्चों किलो और मीटर को हम साथ ऐसे ही लिख देते हैं. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ पार्ट बी. सी पार्ट की तरफ आएँ. बहुत आसान है ना बच्चों. सी पार्ट में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो डेसिमल पॉइंट अगर इसके अंदर नहीं है तो वेयर इट एग्जिस्ट, एंड ऑफ द वैल्यू. इसको उठाना है और कहाँ पे लेके जाना है, आफ्टर फर्स्ट नॉन डिजिट. फर्स्ट नॉन डिजिट कौन सा है, 3. तो 3 में हम क्या करेंगे, 3 के बाद इसको प्लेस कर देंगे. 3.0 एक बार लिख लें, ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता. इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगी क्योंकि हमने कितने नंबर क्रॉस किए थे, आप देख लें. 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो क्या लिखेंगे, पावर 8 और इसका यूनिट भी लिख देंगे. अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा. ये आपने ऑलरेडी किया हुआ आपने एक लेक्चर में जहाँ पे हेयर ग्रोथ की बात आई थी. आई थिंक थर्ड वाला 1.3 में. यस 1.3 में आपने इसको किया था कि वन डे हैव हाउ मेनी सेकेंड्स, 1
डे के अंदर हमारे पास सेकंड्स फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बड़ा आसान है। 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और 60 मिनट में 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो इन सबको मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आएगा 8640। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि इन सेकंड्स इन अ डे को किस में कन्वर्ट करें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे आप देख लें, हमारा जो आंसर आया है सेकंड्स इन अ डे इज 8640। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर बिकॉज नहीं है, ये सेकंड्स का सिंबल आ गया, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा? एंड ऑफ द वैल्यू। इसको यहाँ से उठाएंगे और फिक्स करेंगे फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद। व्हाट इज द फर्स्ट नॉन डिजिट? दैट इज 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.64 इंटू 10 की पावर कितनी वैल्यूज क्रॉस की हमने? वी हैव क्रॉस्ड 1 2 3 एंड 4 सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में हमें याद रखना बड़ा आसान होता है। तो 86,400 को आप कैसे लिख सकते हैं? 8.64 इंटू 10 पावर 4। क्लियर? होप सो आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा 1.5। अब हम बात करते हैं 1.6 की। तो बच्चों 1.6 के अंदर मैंने यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आपकी बुक में कि ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, दिस इज 1.6। ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर calipers, 0 of the vernier caliper is on the right to its main scale, such that fourth division of its vernier scale coincides with the one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. So इसमें क्या क्या डाटा गिवन है? बेसिकली दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है कि जब हमने क्लोज किया जॉज को ये वाली फिगर है बच्चों, यहाँ पर मैंने फिगर बना दी, आप देख सकते हैं। ये हमारा वर्नियर कैलिपर होता है। तो वर्नियर कैलिपर के को अगर आप देखें, उसके दो जॉज होते हैं, एक फिक्स होता है, दूसरा मूवेबल होता है। फिक्स जॉ मेन स्केल से कनेक्टेड है, मूवेबल जॉ वर्नियर से कनेक्टेड है। तो एक स्केल तो इसके अंदर नज़र आ रहा है जिसको हम मेन स्केल कहते हैं। ये कौन सा स्केल है बच्चों? मेन स्केल, ये बड़े वाला। और यहाँ भी ये जो छोटा स्केल है ये हमारा वर्नियर स्केल है, बिल्कुल छोटा सा। तो अगर जॉज को हम क्लोज करें और दोनों ज़ीरोज़ इस तरह कॉन्साइड करें कि वो एक आपको सीधी स्ट्रेट लाइन में नज़र आए, इसको कहते हैं कॉन्साइड करना। अगर तो दोनों ज़ीरोज़ कॉन्साइड करें, इट मीन्स कि यहाँ पे एरर है ही नहीं। ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो। बट second situation में according to the given situation, so on closing the jaw, because there are lots of instruments, so error must be possible। क्योंकि एरर होता है, हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं कोई भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें एरर ना हो। तो हम क्या करेंगे, जब हम क्लोज करेंगे जॉज को और मेन स्केल को, ये कौन सा स्केल है बच्चों? मेन स्केल। और ये कौन सा स्केल है? ये जो आपको बाहर नज़र आ रहा है, दिस इज़ वर्नियर। ये छोटे वाला स्केल कौन सा है? वर्नियर स्केल। इफ़ ऑन क्लोजिंग द जॉ, बंद करने से जॉज को दोनों ज़ीरोज़ इस तरह से फिक्स हों कि दोनों एक लाइन में कॉन्साइड ना करें, बल्कि वर्नियर का जो ज़ीरो है वो कहाँ पे रह जाए? राइट साइड पे। वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर राइट साइड पे है तो एरर पॉजिटिव होता है, और अगर लेफ़्ट साइड पे ये वाला ज़ीरो इसको क्रॉस करके आगे निकल गया है तो उसको हम कहेंगे एरर इज़ नेगेटिव। इन दिस सिचुएशन एरर इज़ पॉजिटिव बिकॉज ज़ीरो इज स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल्स ज़ीरो। ऑन क्लोजिंग द जॉज, the zero of vernier scale is on the right side. So if it is on the right side, the zero is on the right side of main scale, so error is positive। ये आपने वर्नियर के टॉपिक में भी पढ़ा था, error is positive। बट यहाँ पे देखिए
कौन सी डिवीजन मैच कर रही है? 1 2 3 4। वर्नियर की मेन स्केल के साथ कौन सी लाइन मैच कर रही है बच्चों? फोर्थ लाइन। पहली भी नहीं मैच कर रही, दूसरी भी नहीं कर रही, तीसरी भी नहीं, बल्कि फोर्थ वाली मैच कर रही है राइट साइड पे। तो अगर फोर्थ डिवीजन मैच कर रही है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे गिवन डाटा में देखें, वर्नियर scales or vernier division coinciding with main scale is which one? फोर्थ वन। ये इसकी बात हो रही है। अगर मेन स्केल की रीडिंग देखें तो वो ज़ीरो ही रहेगी, क्योंकि उसकी हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये पार्ट चाहिए। अब हमने फाइंड क्या करना है? दो चीज़ें फाइंड करनी है, व्हाट इज़ द ज़ीरो एरर एंड व्हाट इज़ द करेक्शन। एरर है और एरर है भी पॉजिटिव। एरर निकालते कैसे हैं बच्चों? बस देखते हैं कि कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट्स के साथ। तो कैलकुलेशन में देखें, हमारे पास क्या था? फोर्थ डिवीजन मैच कर रही थी और लीस्ट काउंट वर्नियर का क्या होता है मिलीमीटर में? सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर्स। तो मैंने क्या किया, 4 को उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0.04 सेंटीमीटर। 0.04 सेंटीमीटर्स। तो ये तो हमारा हो गया किसकी? वर्नियर स्केल की रीडिंग, या इसी को आप एरर भी कह सकते हो। अब फाइनली जो हमारी टोटल कैलकुलेशन आई एरर की, वो कैसे हम निकाल सकते हैं? ये आपको फॉर्मूला गिवन है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग करें। तो व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग, व्हाट इज़ द वर्नियर स्केल रीडिंग? सो मेन स्केल इज़ 0.0 एंड वर्नियर इज़ 0. ये लास्ट में बच्चों 0.04 सेंटीमीटर्स। सो बाय एडिंग बोथ तो आंसर तो सेम रहेगा ना, क्योंकि ज़ीरो का कोई इफेक्ट इस ज़ीरो का होगा ही नहीं। अब बच्चों हमने नेक्स्ट पार्ट निकालना है, दैट इज़ पार्ट बी। ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, एरर हमने निकाल लिया है। हमारा एरर कितना निकला है? 0.04 सेंटीमीटर्स। ये हमारा आंसर है। अब बच्चों हम क्या फाइंड आउट करने लगे हैं? अब हम इसी की करेक्शन फाइंड करने लगे हैं। तो बच्चों आप याद रखिएगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर उसके अंदर कोई भी एरर आता है, लेट्स से उसमें एरर पॉजिटिव आता है, तो करेक्शन में वही एरर नेगेटिव हो जाएगा। अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव आता है तो उसकी ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव होगी। एक दूसरे का उल्टा होता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको पॉजिटिव एरर दे रहा हो, पॉजिटिव ज़ीरो एरर दे रहा हो, तो करेक्शन में क्या होगा? करेक्शन में वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर वही एरर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और अगर ज़ीरो एरर आपके पास नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव। तो इस सिचुएशन में देखिए, व्हाट इज़ द ज़ीरो एरर? प्लस ज़ीरो एरर क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे एरर देखिए तो ये क्या आपको नज़र आ रहा होगा? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। बट हम अगर इसको देखें करेक्शन में, तो ज़ीरो करेक्शन में इसी के साथ हमने माइनस लगा दिया, कुछ भी नहीं किया कि इसके अंदर इतनी करेक्शन होने वाली है। ओके, क्लियर? दैट इज़ द आंसर बच्चों। इसमें जितना भी डिटेल नॉलेज हो सकता था वी हैव डन। अगर आप इसको शॉर्ट लिखना चाहते हैं 1.6 को, क्योंकि ये बहुत डिटेल में, तो आप जस्ट क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे फोर्थ डिवीजन मल्टीप्लाई पे, फिर डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, और ये फिर ये वाला पार्ट करना है। तो ये वाली एक कोई है, ये वाली लाइन, और उसके बाद ये लिखने के बाद यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है, ये आपको शॉर्ट हो जाएगा। ये मैंने फिगर्स बनाई हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो इन फिगर्स की हेल्प से। ओके बच्चों, अब 1.7 करते हैं। इन 1.7 व्हाट आर गिवन, एक स्क्रू गेज है, उसकी 50 डिवीजन्स हैं और उसकी पिच कितनी है? 0.5। आप अपनी बुक में देखें 1.7 को, कि पिच ऑफ द पिच गिवन इज 0.5 मिलीमीटर में गिवन है, और यहाँ पे डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है? 50। व्हाट आर नंबर ऑफ डिवीजन्स गिवन? दैट इज 50 डिवीजन्स। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने गिवन डाटा लिख लिया, हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है लीस्ट काउंट। उसके बाद हमने क्या एंटर किया? फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला लीस्ट काउंट का? पिच ऑफ स्क्रू ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल इज
50, पिच इज़ ऑल्सो गिवन। तो जो दोनों गिवन वैल्यू आपने बस उनको डिवाइड कर देना है। 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50, तो 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर आपका आ जाएगा कैलकुलेटर पे 0.01 मिलीमीटर। लेकिन अगर आप बुक में देखें तो सेंटीमीटर में है। तो बच्चों जब भी हम किसी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हुए हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। या फिर आप ये समझ लें कि जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, या तो इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करें तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट सेंटीमीटर में लाने के लिए मिली से सेंटी में जाने के लिए एक ज़ीरो आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, बहुत आसान है। अब हम बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, तो हमारी जो नेक्स्ट पार्ट है इन्हीं न्यूमेरिकल्स का, वो मैंने बोर्ड पे उसके लिए बस थोड़ा सा ही लिखे। आप अपनी बुक खोलिए और बुक के 1.8 न्यूमेरिकल को देखिए। 1.8 में वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग quantities have 3 significant figures. So you need to search those have 3 significant figures. So if we talk about the first one, this one, so in this 1 2 3 4 5, इसमें कितने significant figures हैं, 5। क्योंकि जब हमने रूल्स पढ़े थे तो उसमें ये भी था कि 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरोज़ का मतलब है 1 2 3 4। अगर इन नॉन ज़ीरोज़ के बिटवीन आप एक ज़ीरो लगा दें, जैसे कि ये दो नॉन ज़ीरोज़ हैं, इनके बिटवीन मैंने एक ज़ीरो प्लेस कर दिया, तो ये ज़ीरो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो दीज आर सिग्निफिकेंट, हाउ मच, 5। इसमें देखिए जो लेफ्ट साइड पे हम यूज़ करते हैं, दीज ज़ीरोज़ आर यूज जस्ट फॉर स्पेसिंग, जस्ट टू टेल यू द हाउ स्मॉल द वैल्यू इज़। तो यहाँ पे ये जस्ट स्पेसिंग के लिए यूज़ हो रहा है ये पार्ट, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे एंड वाले पार्ट को, 309। तो 309 कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह इस पे आ जाए तो यहाँ पे कितने हैं, सी पार्ट पे 505। तो ये ज़ीरो इन दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में आ रहा है। तो कितने हो गए बच्चों, अभी आप बताएं, इसमें हो गए 3। ओके, डी पार्ट में देखें तो डी पार्ट में भी हमें कितने नज़र आ रहे हैं, 0। अब मैंने ये राइट साइड पे भी लिखा हुआ है 301.0। ओके, बहुत से बच्चे इस डी पार्ट के लिए कंफ्यूज होंगे, वो ये समझते हैं कि सिर्फ इस पॉइंट से पहले वाली इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। द लास्ट ऑन द एंडिंग ज़ीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, last or ending zero on the right side of the decimal point is also significant, so this zero will be also significant। these 4 जिन पे मैंने arrows बनाए हैं, so number of significant figures in D part is 4। so हमें तो 3 वाले चाहिए थे, हमारी बुक क्या कह रही है कि हमें कितने चाहिए, हमें 3 वाले चाहिए। तो आप देखें, एक तो C में 3 है और किस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, B में। तो आंसर आ जाएगा B एंड सी, इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, 1.9। तो 1.9 में आप देखें ABCD 4 पार्ट्स हैं। अब ये कहते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो इसमें हमने देखना है कि इन सारों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये नहीं कि इसमें 3 बताएं, इसमें 4 बताएं, इसमें 5 बताएं, नो। इसमें इन्होंने पूछा था 1.8 में कि बी और सी के कितने 3 हैं, तो हमें 3 वाले बस फाइनलाइज करने हैं, बाकी 5 हैं, 4 हैं, 8 है, 9 है, 10 है, तो इनको हमने नहीं लिखना। हालांकि उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमने उनको आइडेंटिफाई करना था जिसमें 3 हैं। अब इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जितने हों हमने जस्ट लिख लेने। इसमें अगर चेक करें तो 1 2 3 4 हो गए, क्योंकि ये ज़ीरोज़ इनके बिटवीन आ रहे हैं। इस तरह ये ज़ीरो स्पेसिंग के लिए यूज़ हो गए, स्पेसिंग के लिए, तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 1 2 3 इसमें कितने हैं, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह इस पार्ट की तरफ आएँ, अब ये तो आपको आ जाना चाहिए, 1 2 3 है, 10 की पावर को काउंट नहीं करना। इसमें देखें तो ये बहुत आसान है, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं बच्चों, डी पार्ट में
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो होपफुली आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं वो इन एग्जाम्पल से आ जाने चाहिए। 10 पे आ जाएं, 1.10 पे। तो यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास ना एक चॉकलेट का रैपर है जिसकी लेंथ 6.7 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ 5.4 सेंटीमीटर है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है, ये बुक है, ठीक है। अगर मैं इसी बुक की लेंथ कंसिडर करूँ तो ये है 6.7 सेंटीमीटर, और अगर इसकी मैं विड्थ कंसिडर करूँ तो 5.4 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द टोटल एरिया। जी बच्चों, तो हम जो न्यूमेरिकल कर रहे थे उसमें हमने टोटल एरिया कैलकुलेट करना था। लेंथ कितनी गिवन है, 6.7 सेंटीमीटर्स, और विड्थ कितनी गिवन है, 5.4 सेंटीमीटर्स। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 1.10 चैप्टर नंबर 1 का। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। टू फाइंड एरिया करना है, टू फाइंड एरिया, दिस इज गिवन डाटा। क्लियर। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हम लेंथ को 6.7 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 5.4 सेंटीमीटर, तो जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमने क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर 2 टाइम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेंटी के ऊपर स्क्वायर नहीं डालते क्योंकि प्रीफिक्सेस की जो पावर होती है वो डिपेंड करती है उसके यूनिट की पावर पे। तो हम अपना अप्रोप्रिएट आंसर लिखेंगे पॉइंट से पहले वाला 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।